औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 जो कि हमारे जो ऑटो ईएफआई फंडामेंटल कोर्स का दूसरा मॉड्यूल है और इसका टाइटल है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन है वो ब्रॉडर तो मैंने फाइनलाइज़ कर ली है, बट डिटेल में जो आज सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर भी मैंने तैयार कर लिया हुआ है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे जो डिटेल्स है आउटलाइन की वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे ईद के बाद तो उस वक़्त करेंगे। और इससे पहले कि मैं इसको अभी आगे बढ़ाऊँ, तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन रह गया था, उस पे बात करनी है हल्की-सी। फिर हम चलते हैं लास्ट जो इंजन फंडामेंटल का मॉड्यूल था, उसमें हम बात कर रहे थे तो ज़रियाब ने मेरे ख़्याल में एक सवाल किया था उसके बारे में, हाई ऑक्टेन और जेट फ्यूल के बारे में। जी तो सर उस जी। जी, जी। उस वक़्त भी मेरा ख़्याल यही था कि जेट फ्यूल और हाई ऑक्टेन की जब हम बात करते हैं तो जेट फ्यूल, हाई ऑक्टेन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वज़ह से अच्छा मैं समहाउ वो भी अभी दोबारा रिकॉल नहीं कर पाया, रिवाइज़ नहीं कर पाया। वो उन प्रॉपर्टीज़ का मैं यहाँ पे नाम ही ले पाता। फ्लेमेबिलिटी है मेरे ख़्याल में, कुछ इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो लेकिन ये जो इसका ऑक्टेन नंबर एक तो कम है और ये डीज़ल बेस्ड होता है जो जेट फ्यूल होता है। और जेट फ्यूल डीज़ल बेस्ड होता है। डीज़ल की गाड़ियों में इंटरनेट में मैं थोड़ा बहुत सर्च किया है, तो उससे मुझे पता चला है। हाउएवर उससे पहले जो मैं बैकग्राउंड अपना दिमाग में थोड़ा-सा खंगालता हूँ, तो उसमें मेरे ज़हन में यही आता है कि ये इनल्यू नहीं हो सकता, जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है। तो उसका ऑक्टेन नंबर 90 प्लस के आस-पास 92 या इस तरह से है और ये कम है और ये है भी डीज़ल बेस्ड। और इसमें जो उसमें डीज़ल बेस में आपको पता है कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इसमें जो पेट्रोल है उसमें कंप्रेशन और फिर इसकी वोलेटिलिटी, वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप इस वाले फ्यूल को, जेट फ्यूल को कम से कम पेट्रोल गाड़ी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउएवर डीज़ल में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नेट पे मेरी रिसर्च हल्की सी मैंने की है उसके मुताबिक ये है कि डीज़ल गाड़ियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, वहाँ पे भी रिकमेंड कोई नहीं कर रहा। हाउएवर किताबें जो सर शकील ने आपके कॉलेजेस जो से शेयर की थी उर्दू की, उसमें फ्यूल के ऊपर एक अच्छा खासा 1 या 2 चैप्टर्स हैं। मैं किसी वक़्त और देखूँगा तो इंशाल्लाह बाद में शेयर करते हैं। ज़रिया, आई होप कि कुछ ना कुछ गुज़ारा हो गया होगा आपके सवाल पे। जी सर, जी सर। तो वापस आते हैं हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के ऊपर। और आउटलाइन की मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये वाला जो राइट वाला जो कॉलम है, ये मैं इसको पॉपुलेट कर चुका हूँ और इसकी स्लाइड्स भी मैं तैयार कर चुका हूँ। और इसमें हम कोई भी बंदा जो इसकी रिकॉर्डिंग को बाद में देखता है और वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल सर्किट से या इलेक्ट्रिक से बिल्कुल ही नाबलद है, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि लेकर चलूँ। तो इसलिए जिन दोस्तों का बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल सर्किटरी के अंदर या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू की, आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। हाउएवर ये बिल्डअप हमने करना है इसको इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम लेके आएँगे और इसी के अंदर मैं जो है ना कुछ पावर सोर्सेज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ-कहाँ से प्रोड्यूस होती है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और वहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फिर कुछ ज़रूरी टर्म्स जो हमें जनरली पता है कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट वगैरह क्या होता है। और यहाँ से फिर हम शिफ्ट स्विच करेंगे ओह्म्स लॉ से तफ़सीली तारुफ के सेगमेंट की तरफ। और वहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे कि पहले वोल्टेज को हल्का-सा डिफाइन करेंगे, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, टेम्परेचर से हल्का-सा इसके ऊपर टच करेंगे। और फिर हम इसको मज़ीद समझने के लिए वाटर एनालॉजी या पानी की मिसाल, एनालॉजी कहते हैं कि किसी मिसाल से किसी दूसरी चीज़ को समझाना या समझना। तो वाटर एनालॉजी से हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर वहीं से स्विच करेंगे कि हम इसी एनालॉजी को रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस उसको। और फिर वहीं पे हम डिस्कशन इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसको लेके आएँगे कि ओह्म्स लॉ क्या चीज़ है। और फिर ओह्म्स लॉ को हम देखेंगे, उसका फ़ॉर्मूले की ऊपर हम कुछ बात करेंगे और फिर ओह्म्स लॉ को देखेंगे कि ओह्म्स लॉ को डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव में किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में रेजिस्टेंस की क्या अहमियत है।
इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी किस्म का अगर फॉल्ट हो तो उसमें रेजिस्टेंस की एक खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। आई होप के आप लोगों को इंशाल्लाह ऐड ऑन होगा जो कुछ आपकी आपने एज इलेक्ट्रिशियन सीखा हुआ है, समझा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी इंशाल्लाह मिलेगी, कुछ चीजें और पता चलेंगी जो शायद आपको पता ना हो सकता है पता भी हो। और फिर हम जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डायग्नोसिस में रेजिस्टेंस, एम्पेयर और वोल्टेज में अहम क्या चीज है, किस तरफ हमें जाना चाहिए। और वहां से अब स्विच करते हुए ये ब्रॉडर आउटलाइन है कि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सर्किट डायग्नोसिस में वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग, सर्किट डायग्नोसिस की बात करेंगे जो बेसिकली मुंतज होगी वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग के ऊपर। और फिर यहाँ से जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इस मॉड्यूल के अंदर, तो फिर हम चले जाएंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को समझने के लिए कि सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में क्या है, और डायग्नोसिस के दौरान हमें क्यों पता होना जरूरी है कि सीरीज की क्या कॉनोटेशंस हैं या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि ये सर्किट सीरीज है या ये पैरेलल में है, तो डायग्नोसिस में हमें क्या तकालीफ हो सकती हैं या ये हमें इनकी नॉलेज हमें क्या हेल्पफुल हो सकती है। उधर से हम स्विच करेंगे अगले सेगमेंट के ऊपर जो कि कंट्रोल डिवाइसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस और रिलेज होती हैं, इनके ऊपर तफसील से हम बात करते हुए हम फिर चले जाएंगे मल्टीमीटर और उसके इस्तेमाल पे। ये काफ़ी लंबा सेगमेंट होने वाला है। अदरवाइज मैंने प्लान ये किया था कि इंशाल्लाह कि हम इसके साथ साथ हम सेंसर और एक्चुएटर्स को भी इसी मॉड्यूल में डिस्कस कर लें, लेकिन जब मल्टीमीटर का ये सेगमेंट मैंने वर्कआउट कर रहा था तो ऑन द फेस ऑफ इट मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा, और फिर इसीलिए फिर मैंने उसको मॉड्यूल 3 को फिर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मॉड्यूल 3 में हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा आउटलाइन के ऊपर था। अब हम आ जाते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या चीज होती है। इसमें अगर आप इस फिगर को देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, तो सबसे पहले तो पावर सोर्स है जी, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी है। या हम बैटरी इसलिए कह रहे हैं कि हम गाड़ियों के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ऑटोमोटिव के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो हर जगह के ऊपर हम बैटरी को ही पावर सोर्स मानते हुए बात करेंगे। तो पावर सोर्स बैटरी है जिसने इलेक्ट्रिकल पावर देनी है सर्किट को। और सर्किट के अंदर एक सादा जो तीन सर्किट है उसके अंदर एक पावर सोर्स है और उसके साथ एक लोड होता है, जिस तरह से यहाँ पे एक बल्ब है, तो ये लोड है और इसके साथ इस लोड के साथ, और ये जब लोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है तो बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इनके साथ दो वायरें लोड के और बैटरी के बीच में आती हैं। एक पॉजिटिव साइड से इसको लोड को कनेक्ट करती है और एक नेगेटिव साइड से लोड को कनेक्ट करती है। तो इस पॉजिटिव साइड को पावर लाइन भी कहते हैं, पावर साइड भी कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो रहा है लोड, उस साइड को रिटर्न लाइन भी कहते हैं कि करंट यहां से रिटर्न कर रहा है, और ग्राउंड साइड भी कहते हैं, ग्राउंड साइड भी कहते हैं, रिटर्न साइड भी कहते हैं। तो और फिर बल्ब के जलने के लिए जरूरी है कि ये बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। और वो जुड़ने के लिए ये जो वायरें हैं इनको हम कहते हैं कि ये कंडक्टिंग मटेरियल की लाइंस होती हैं। कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि करंट को कंडक्ट करा सकता है, गुजार सकता है अपने अंदर से, और उसको आसानी से गुजरने देता है, उसको करंट को गुजरने में मुश्किल नहीं देता। फिर लोड जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो एलिमेंट या पुर्जा है जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, जो एनर्जी यहां से पावर सोर्स या पावर को हम एनर्जी कह सकते हैं कि एनर्जी का जो सोर्स है बैटरी, वो इस सोर्स की जो एनर्जी है उसकी मदद लेते हुए कोई काम करता है। जैसे बल्ब है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसने जलना है, तो ये पहले नहीं जल रहा था और एनर्जी जब इसको मिली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर सोर्स से, तो ये इसने जलना शुरू कर दिया है। तो जिसने वो हिस्सा, वो लोड वो है जो कि वो एलिमेंट है सर्किट का जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई काम करके उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो जिसको इसको हम लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं कि जी लाइट पैदा कर रहा है, या इसको हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, जिस तरह से हेडलाइट का बल्ब है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हीट ग्लो करते हैं, हीट पैदा करते हैं, और उसी हीट से बेसिकली रोशनी होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाला जो लोड है, ये बल्ब है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके रोशनी पैदा कर रहा है। और चूंकि हर लोड करंट को गुजरने में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है, तो कोई भी लोड आप लगाएंगे वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो करंट यहाँ से गुजरना होता है। तो इसलिए हम लोड को रेजिस्टेंस भी कह जाते हैं कि ये लोड भी एक रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर।
और फिर लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो लोड की रेजिस्टेंस है और एक खालिस रेजिस्टेंस सर्किट में अगर कोई लगाई गई है, इन दोनों में एक खास फर्क है कि रेजिस्टेंस अगर लगी होगी सर्किट के अंदर बीच में लगाई जाएगी, तो उसका काम करंट को लिमिट करना है, करंट के बहाव को कंट्रोल करना है, उसको रोकना है और उसको एक खास मिकदार से ज्यादा बढ़ने नहीं देना। जबकि जो लोड है, लोड की जो रेजिस्टेंस है, उसने उसका काम ये है कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करना है और फिर साथ में उसने रेजिस्टेंस भी ऑफर करनी है करंट को, कि वो करंट की मिकदार का तयन भी कर सकता है। तो बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं, जो लोड्स होते हैं, वो बेसिकली ना सिर्फ ये है कि वो लोड का काम कर रहे होते हैं, बल्कि वो रेजिस्टेंस भी का काम कर रहे होते हैं कि वो करंट को लिमिट भी कर रहे हैं, करंट को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं। फैन हो गया, ब्लोअर फैन हो गया, आपके बल्ब हो गए, तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट को लिमिट भी करती है। इसके मुकाबले में जब आप एलईडी को लेते हैं, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी और एनर्जी में। तो उसमें एक तो रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी, हम आगे देखेंगे, तो करंट का बहाव बहुत ज्यादा होगा, वो कम रोकेगा। तो इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें और एक नॉर्मल सर्किट के अंदर क्या फर्क है। पीछे हमने जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल सर्किट है जो दो वायरों के साथ बैटरी के साथ एक लोड को कनेक्ट करा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बैटरी जो कनेक्ट हो रही है दो वायरों के साथ तो हो रही है, लेकिन ये जो ग्राउंड वाली साइड है, ग्राउंड साइड की वायर है, वो डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन के साथ आके नहीं मिल रही। वो बल्कि एक यहाँ पे आपको नीचे लाइन नजर आ रही है ब्लैक सी, ये बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये या तो ये गाड़ी गाड़ी की बॉडी है या इंजन का ब्लॉक है। तो यहाँ पे किया ये जाता है कि जो पावर साइड होती है किसी भी लोड की, वो डायरेक्ट उसके ऊपर आती है, लोड के ऊपर आती है। और लोड से जो रिटर्न लाइन होती है या जो ग्राउंड साइड होती है, वो आके जो करीब तरीन जो गाड़ी की बॉडी है या इंजन की बॉडी करीब तरीन है, तो उसके साथ लगा दी जाती है। और इसी तरह से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, उसको भी गाड़ी की बॉडी और इंजन ब्लॉक के साथ उन्होंने अटैच किया होता है। तो होता यह है कि जो गाड़ी की बॉडी है वो सारी की सारी, या इंजन ब्लॉक का जो जो इंजन ब्लॉक है, वो सारे का सारा एक नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट करता है। तो ये एक मेन फर्क है, एक सादा जो एक सर्किट होता है और सादा जो एक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। इसीलिए गाड़ी के तकरीबन तमाम लोड्स की रिटर्न लाइंस को बजाय बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के, लोड के करीब तरीन बॉडी के या इंजन ब्लॉक के किसी हिस्से के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे वायरिंग की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, उनकी लंबाई कम हो जाती है कि आप एक वायर को, एक तो चलो डायरेक्ट आपको बैटरी से लेके आनी है या रिले बॉक्स के साथ लेके आनी है, तो दूसरी आपको वापस उसी तरह से पीछे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप करीब तरीन जो बॉडी है गाड़ी की या इंजन ब्लॉक है उसके साथ अटैच कर देते हैं और आपको वहां से ग्राउंड साइड मिल जाती है। और ये मैंने लफ्ज यहाँ पे यूज किया है, तमाम लोड्स की रिटर्न लाइंस, तकरीबन तकरीबन का। तो इसका मतलब है कुछ लोड ऐसे भी होंगे जिनकी रिटर्न लाइन वो इनवेरिएबली बैटरी के ऊपर जाएगी, उसके ऊपर हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम एक मुकम्मल ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट किन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस लेफ्ट साइड पे फिगर को देखें, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा। तो इसमें सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि हमें यहाँ पे जो बैटरी है या पावर सोर्स है वो नजर आ रहा है। और अगर पॉजिटिव लाइन से हम चलना शुरू करें तो हमें ये कंडक्टर लाइन भी नजर आ रही है, पॉजिटिव साइड वाली, ग्राउंड साइड वाली भी नजर आ रही है। यहाँ पे गाड़ी का ब्राउन, गाड़ी का की बॉडी या इंजन ब्लॉक का पोर्शन भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक नई चीज नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ये बेसिकली जो हमारा फ्यूज लगा होता है कि जिसने प्रोटेक्ट करना होता है इस सर्किट को, तो उसको प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहते हैं। और फ्यूज जनरली हम जो हमारे यहाँ इस्तेलाह आम है कि ये फ्यूज है, कि अगर करंट ज्यादा बहेगा इस सर्किट की कैपेसिटी से, तो इस फ्यूज ने अपनी एक खास रेटिंग के ऊपर जल जाना है और इस सर्किट को ओपन कर देना है। और फिर
ये पावर लाइन है या कंडक्टर है जिस तरह से हमने बात की थी। और कंट्रोल डिवाइस वो होती है जो सर्किट को, जो लोड है उसको चलाने में या बंद करने में अपना किरदार अदा करती है। जिस तरह से हमारे स्विचेस होते हैं कि स्विच ओपन करते हैं तो ये सर्किट जिस तरह से अभी नजर आ रहा है कि ये ओपन है, अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो ये रास्ता बन जाएगा, तो यहां तक पावर इस लोड तक अवेलेबल हो जाएगी। और फिर लोड इटसेल्फ है कि ये लोड भी इसका पार्ट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स जनरल टर्म में देखा जाए तो हर वो चीज जो पावर मुहैया पैदा करे या मुहैया कर सके वो पावर सोर्स कहलाती है। और इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस कई तरह की हो सकती हैं जिनको हम इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया कर सकती हैं। और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट में गाड़ी की बैटरी एक पावर सोर्स है, क्योंकि बैटरी गाड़ी के मुख्तलिफ सिस्टम सर्किट्स को इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया करती है। लोड, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल लोड जो वो एलिमेंट है या वो हिस्सा है सर्किट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी और एनर्जी के अंदर, और बेसिकली ये काम कर रहा होता है। इसी ने काम करना, और इसी के लिए सारी की सारी ये चीज बनी है, वो सारे का सारा जो सिस्टम बना है वो बेसिकली इसी सर्किट, इसी लोड को चलाने के लिए चला है। फिर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, स्विचेस भी हो सकती हैं, रिलेज भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, ईसीएम को हम स्विच कह सकते हैं? जी सर। हाँ जी। जो ईसीएम है हमारा वो एक स्विच भी उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कंप्यूटराइज किस्म का स्विच है जो किसी भी सर्किट को ऑन भी कराता है, ऑफ भी कराता है। तो आगे चलते हैं जी। इसके अलावा हमने कंट्रोल डिवाइसेस की बात कर ली, ये वहां पे प्रोटेक्शन डिवाइसेस तक आ रहा था। और कंडक्टर लाइंस, जो चीज इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने दे कोई भी चीज, तो वो कंडक्टर कहलाती है। और एक सर्किट में जो वायर्स लाइंस होती हैं जनरली हम उनको कंडक्टर, इन वायर्स को कंडक्टर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं जो मैंने पहले बात की है इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज की। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अगर कोई दोस्त, मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं मीटिंग की आईडी, चलें मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास, नहीं, आईडी कोई शेयर कर सकता है ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग वाला है, जी सर, ऑटोमोटिव ट्रेनिंग इवेंट्स का। मैं कर रहा हूँ शेयर सर जी, 1 मिनट में जीमेल से मैं देख के सेंड करूँ। ओके, मैं बल्कि कोशिश करता हूँ अगर यहीं से मिल जाती है। अच्छा छोड़ दे, मेरे पास ये एक्सेस हो गई। चलिए अब हो गया, मैं बस कर देता हूँ वहां पे। इसमें आप एम एस टीम्स डाउनलोड करेंगे और फिर इस लिंक को क्लिक करेंगे, और एम एस टीम के अंदर आपने जो ऐप है उसमें साइन इन नहीं करना और ज्वाइन एज अ गेस्ट कर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, मैं कहाँ पे था? माजर खां, ये थोड़ा सा इंटरप्शन आ गई। और पावर सोर्सेज की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल जो पावर सोर्सेज हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इसमें जो एक जो पहला है फ्रिक्शन बेस्ड है, हीट बेस्ड होते हैं सोर्सेज, लाइट बेस्ड होते हैं कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, फ्रिक्शन से पैदा होती है, हीट से पैदा होती है, प्रेशर अप्लाई करने से पैदा होती है। और केमिकल बेस्ड होती है, और मैग्नेटिज्म जो मकनातीस होता है उसके बेसिस के ऊपर भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें से जो अक्सर गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं होते ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। हाउएवर
कुछ जगहों पे इनके वर्किंग प्रिंसिपल गाड़ी के ऊपर बहुत बदर्जा उत्तम पाए जाते हैं और पर्टिकुलरली सेंसर्स में पाए जाते हैं। और कुछ एक आध और भी एप्लीकेशन है जो फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी पैदा होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें ये कुछ बोर्ड्स को खराब कर सकती है और इसीलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है फ्रिक्शन या रगड़। रगड़ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने का अमल। तो फ्रिक्शन या रगड़ से स्टैटिक हमने ये तजुर्बा किया हुआ है कि हाथों को हम रगड़ते हैं, बालों के करीब ले जाते हैं तो बाल जो है ना खड़े होना शुरू हो जाते हैं। या इसी तरह से कोई कंघा है उसको अगर आपने हाथ पे रगड़ा हो और उसके बाद उसको कागज के पेपर के साथ या कपड़े वो लेके आए, तो फिर क्या होता है, हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है अपनी डेली लाइफ के अंदर कि वो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो होता ये है कि जिस तरह से यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉडी है, इसको अगर एक खुश्क कपड़े के साथ हम रगड़ते हैं तो होता ये है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनमें से दोनों बॉडियों में से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डिपेंडिंग अपॉन कि किस बॉडी में क्या कैपेसिटी है, तो उनकी इंटरनल फिजिक्स क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी बॉडी की तरफ और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ये पहली बॉडी जो है ना पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये चार्ज जो है ना बेसिकली सरफेस के ऊपर अवेलेबल रहता है और ये मूव नहीं करता। तो जब ये सरफेस पे अवेलेबल है तो इसी वजह से इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जनरली जो गाड़ियों के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो गाड़ियों के पर्सपेक्टिव में हमारे हाथों पे तकरीबन हर वक्त कभी हवा गुजरती है, वो रगड़ खाती है हाथों के साथ या बॉडी के साथ, तो एक कुछ ना कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथों पे अवेलेबल होती है। जिन इलाकों का खुश्क मौसम है, बलूचिस्तान में आप चले जाएं, कोयटा के अंदर चले जाएं, तो आप अगर किसी और बॉडी को हाथ लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके होते हैं हवा के, खुश्क हवा के रगड़ खाने से। तो जब जिस तरह से मैं बता रहा था कि मैं आजकल इस तरफ हूँ, तो जब गाड़ी को या लोहे की कोई चीज को हम हाथ लगाते हैं, किसी और बंदे से हाथ मिलाते हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का फर्क होता है चार्ज का। मेरे हो सकता है मेरी बॉडी पे ज्यादा चार्ज हो, किसी और बॉडी पे कम चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करते हैं और हल्का सा आपको स्पार्क महसूस होता है कि करंट पास हुआ है। तो ये जो करंट है ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और इसकी जो बहुत अहमियत है ऑटोमोटिव के अंदर मेंटेनेंस के हवाले से, उसमें ये है कि जब हम कोई ईसीएम्स के ऊपर काम कर रहे हैं या उनको हैंडल कर रहे हैं, कोई सर्किट्स जो डेलिकेट किस्म के सर्किट होते हैं, तो वो बड़े प्रोन होते हैं कि उनको हल्का सा भी चार्ज अगर उनमें से गुजर होती है, तो इसलिए उनको हैंडल करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और बाज़ औक़ात बहुत सारे बोर्ड्स में डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि वो इस चीज़ को भी कैटर करते हैं और उनके अंदर प्रोटेक्शन इस तरह की लगी होती हैं कि स्टैटिक चार्ज को भी वो स्टैटिक चार्ज से भी अफ़ेक्ट ना हो। हाउएवर जिनमें वो प्रोटेक्शन, जिन बोर्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड के अंदर ये प्रोटेक्शन नहीं होती या मोस्ट बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें प्रोटेक्शन लगाई नहीं जा सकती, तो आप जब बेयर हैंड उसको हाथ लगाते हैं तो फिर उसमें स्टैटिक चार्ज ट्रैवल करता है और वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग होने की गुंजाइश मौजूद होती है और वो हो जाते हैं। और इस तरह से बड़े कीमती बोर्ड काफी खराब हो सकते हैं। तो उनको डील करने के, इस चीज का नॉलेज हमें फिर ये एहतियात हमारे अंदर पैदा करता है कि हम जब उनसे डील करें तो हम बहुत एहतियात रखें और उनको बेयर हैंडेड जो पूरा सर्किट है उसके ऊपर हाथ लगाने से गुरेज करें। और पर्टिकुलरली उन इलाकों में जहां पे स्टैटिक चार्ज काफी ज्यादा होता है और बॉडी पे आ जाता है, तो इनसे बचने के लिए एंटी स्टैटिक इकदाम भी लिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ आपकी बॉडी के साथ एक बैंड लगा दिया जाता है जो, और उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो और वो ग्राउंड भी काफी लो रेजिस्टेंस का होता है, जिससे क्या होता है कि आपका हल्का सा भी बॉडी पे जो स्टैटिक चार्ज आता है वो ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर बताएं। नो सर। चलें, ग्रेट है जी। इसके बाद जो अगला पावर सोर्स है वो है हीट। तो हीट में अगर आप दो मुख्तलिफ मटेरियल की वायर्स को, दो जंक्शन बना रहे, एक जंक्शन को इस तरह से इकट्ठा कर दें और दूसरे जंक्शन के ऊपर आप वोल्ट मीटर लगा दें, तो आपको, और उसको हीट करें इस जंक्शन को, तो ये जो हीट वाला जंक्शन हो रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। दो मुख्तलिफ मटेरियल की तारों में हीटिंग से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के अमल को बेसिकली ये हम कहते हैं कि ये हीट है जो कि पावर सोर्स के तौर पे काम कर रही है और पावर प्रोड्यूस कर रही है। ये बेसिकली आपने थर्मोकपल्स देखे होंगे एसीज के सामने जो लगाए होते हैं,
तो उसमें भी यही फिनोमेना होता है कि जो टेम्परेचर है, जब दो मटेरियल्स आप रखते हैं, हर मटेरियल के अंदर एक ईएमएफ वैल्यू होती है उसकी, उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। और जब हम हीट अप करते हैं उसके एक जंक्शन को, तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपने हीट, जहां पे हीट हो रहे होते हैं वहां से एक्साइट करते हैं और अपने कूलर जंक्शन की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और हमें ये समझने की जरूरत है कि जो वोल्टेज होता है, जो पावर है इलेक्ट्रिक की, वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है दो लाइनों का, दो टर्मिनल्स का। जिस तरह से हमने बैटरी को देखा, तो बैटरी में भी बेसिकली यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल है, मिसाल के तौर पे वो 10 है, और यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल है जो कि 5 है। तो हमें इसका नेट इफेक्ट मिलता है जो हम मल्टीमीटर के साथ जब हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो 10 - 5, 10 - 5, तो हमें 5 वोल्ट की बैटरी हमें मिल रही होती है। तो 12 वोल्ट जब हम बैटरी में कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 12 हो और यहाँ पे 0 हो। ठीक है जी। तो आइडली इट इज नॉट सपोज टू बी 0, और ये होता भी नहीं है। लेकिन जहां पे जितना पोटेंशियल होता है और यहाँ पे जितना हल्का सा पोटेंशियल होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें नजर आता है, और वो होता है 12 या 12.6 या वट एवर। तो उसको हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी पैदा होता है। तो इसकी बेसिस के ऊपर जो सेंसर बनता है उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। और थर्मोकपल शायद गाड़ियों में, मेरे ख्याल में जो एसी सिस्टम है उसमें जो ब्लो कर रहा होता है उसके सामने शायद थर्मोकपल भी कुछ गाड़ियों में पहले लगाए जाते होंगे, अभी शायद थर्मिस्टर से काम लिया जा रहा है। मुझे अभी राइट नाउ इसका नॉलेज नहीं है। हाउएवर, ये एक सेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस पावर सोर्स को। इसको कोई खुदा ना खास्ता बैटरी के तौर पे इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और इसके वोल्टेज भी बहुत बहुत ही मिनिस्क्यूल किस्म के होते हैं, मिली वोल्ट्स के अंदर होते हैं, और मिली वोल्ट में भी काफी नीचे। तो अगला जो पावर सोर्स है वो है लाइट। उसमें होता यह है कि कुछ खास किस्म के मटेरियल होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब, जब उसके उनके ऊपर लाइट डाली जाती है, तो वो लाइट एनर्जी को इस मटेरियल में जो मजीद मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल की सतह से लूज होकर मूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्टिंग मटेरियल, यहाँ पे एक लोहे का या कोई कंडक्टिंग मटेरियल या कॉपर यहाँ पे लगा दिया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पे एक सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलती है। तो ये जो प्रिंसिपल है लाइट सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट पड़ने का, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये सेंसर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है, जिस तरह से ये थर्मोकपल वाला भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा था। तो इस तरह के सेंसर, इन तरह के सेंसर में बेसिकली आप किसी किस्म की बैटरी से, गाड़ी की बैटरी से कोई बिजली नहीं दे रहे होते, कोई वोल्टेज। जो आपका ईसीएम पड़ता है वो बेसिकली जो वोल्टेज ये पैदा कर रहा होता है वो उसको पड़ता है। इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से चले, यहीं पे बात चल रही है, तो जो हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो भी बेसिकली वोल्ट वोल्ट पोटेंशियल पैदा करता है। उसको बैटरी की सप्लाई नहीं चाहिए होती। जब हम सेंसर पे बात करेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे बैटरी की फिर लाइन क्यों आ रही होती है, या वहां पे कुछ हम करंट की बात क्यों करते हैं, या उसमें हीटर वगैरह है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये गाड़ियों में लाइट डिटेक्टिंग सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे लगे होते हैं, तो उन सेंसर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रेशर जो है ना, एक और किस्म है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर की सोर्स पैदा करता है। उसमें होता यह है कि कुछ क्रिस्टल टाइप के मटेरियल होते हैं, उनको जब प्रेस किया जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस अपनी अपने मटेरियल, अपनी दोनों सतहों के ऊपर पैदा करते हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि करंट फ्लो करता है। या यहाँ पे अगर आप उनके दोनों टर्मिनल, उनको आप किसी वायर से कंडक्टर्स के साथ अटैच कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इसको बेसिकली कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और जो पीजो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक खास किस्म के क्रिस्टल हैं, एक खास किस्म के मटेरियल के, उनके अंदर ये खासियत होती है कुदरती तौर के ऊपर कि जब उनको दबाया जाए वाइब्रेशन के साथ, हाथ के साथ या किसी चीज के साथ, इनको फोर्स सेंसर के, प्रेशर सेंसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे प्रेशर सेंसर पीजो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होते हैं।
हमारा पर्टिकुलरली हम गाड़ियों के अंदर जो नॉक सेंसर है, जो कि वाइब्रेशन की वजह से उस क्रिस्टल के ऊपर दबाव पड़ता रहता है, यानी कि पड़ता है कम होता है, पड़ता है कम होता है, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पे वोल्टेज पैदा करते हैं, नहीं करते पैदा करते हैं, और या उसकी वैल्यू भी डिफरेंट, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा वोल्टेज वैल्यू पैदा होगी। और ये जो वैल्यूज होती हैं काफी मिली वोल्ट्स के अंदर होती हैं, बहुत कम किस्म की वैल्यूज होती हैं। तो ये प्रिंसिपल पर्टिकुलरली खास तौर पे नॉक सेंसर में इस्तेमाल किया गया है गाड़ियों के अंदर। फिर केमिकल अमल के साथ इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स पैदा किया जा सकता है। जो हमारी बैटरीज हैं जिनको हम जानते हैं, चले ड्राई बैटरीज हैं, जिस तरह से सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट वाली जो बैटरी होती हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड हैं और बीच में केमिकल सोल्यूशन है। इनमें भी दो इलेक्ट्रोड हैं, जिस तरह से एक एनोड एक कैथोड, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। मैं अगर गलत बात कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बाज़ औक़ात एनोड कैथोड के अंदर बंदा बहुत ज्यादा जो ना परेशानी का शिकार हो जाता है। तो दो मुख्तलिफ कनेक्टिव मटेरियल जब एक खास किस्म के केमिकल सोल्यूशन में रखे जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन से दोनों मेटल्स में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, कि दो मटेरियल के अंदर, दो मेटल्स के अंदर, या दो किसी भी दो चीजों के अंदर अगर वोल्ट पोटेंशियल अवेलेबल है और दोनों डिफरेंट हैं, तो वहां पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो ये आपकी जो बैटरीज हैं वो इन्हीं इन्हीं प्रिंसिपल पे पावर सोर्स है, और इन्हीं को हम एज अ बैटरी जो पावर सोर्स हम कह रहे हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। जो बकिया किस्में हमने डिस्कस की हैं वो बेसिकली सेंसर्स के अंदर जनरली इस्तेमाल हो रही हैं। फिर मैग्नेटिज्म एक और किस्म है जो कि गाड़ियों में बकायदा पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। और उसमें होता यह है कि एक कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मकनातीस के इर्द गिर्द पैदा होती है। कोई भी मकनातीस आप रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द पैदा होती है, या आप किसी कॉइल में से जब करंट, किसी वायर में से जब करंट गुजरता है या उसमें वोल्टेज जब आती है, छोड़ी जाती है, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है, एक मुकम्मल, एक मुस्तकिल जो मकनातीस जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसके इर्द गिर्द तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो दूसरा जिसमें बैटरी, जिससे जिसको करंट मुहैया किया जाता है और गुजारा जाता है जिसमें से, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप इस कॉइल को मूव करेंगे, या ये कॉइल साकित है और इस मैग्नेटिक फील्ड को मूव करेंगे, या ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से बन रही है और फिर हम पीछे करंट, वो मैग्नेट को साइड पे कर लेते हैं, खत्म हो रही है, तो भी क्या होता है कि ये कॉइल जो है ना करंट इंड्यूस करती है। तो ये जो है यहाँ से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं या इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस हो रही है, वो बेसिकली मैग्नेटिज्म बेस्ड है, और वो पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो कि हमें नजर नहीं आती, वो यहाँ पे मौजूद है। और हम एक आर्मेचर को, जो कि ये कॉइल की शक्ल का ही है, उसको हम यहाँ पे घुमा रहे हैं। ये एक जगह पे कांस्टेंट फील्ड पड़ी हुई है और इसमें हम इसको घुमा रहे हैं। तो जब हम घुमा रहे हैं तो फिर क्या होगा, इसकी दो, यहाँ पे हमने लेग्स के ऊपर जो आर्मेचर से हमने कॉइल की एक वायर को इस रिंग के साथ और एक वायर को इस रिंग के साथ हमने मुंसलिक किया हुआ है, कि वो रोटेट करते हुए भी इसको हम वो कहते हैं कार्बन ब्रशेस जिनको हम जनरली कहते हैं, ये उस तरह की अरेंजमेंट है। तो होगा क्या, तो ये जब इस तरह से कट करेगा इसकी लहरों को, जो फील्ड है उसको, तो यहाँ पे आपको ये बल्ब जलता हुआ मिलेगा। यही चीज हमारे जो अल्टरनेटर्स हैं गाड़ी के अंदर वही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को दिखाया गया है कि यहाँ पे एक आर्मेचर है जिसके साथ ये कॉइल है, जैसे ये नजर आ रही है इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस के साथ यहाँ पे हम उसको वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और वो कनेक्टेड है। इसको जब हम घुमाते हैं, या तो इन कॉइल्स के अंदर ये इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अवेलेबल हैं। ये कॉइल्स हैं, इनको पावर दी जाती है इलेक्ट्रिकल, और इसमें करंट पैदा होता है। तो यहाँ पे वो करंट जब यहाँ से गुजरता है, तो वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी हुई है। तो इसको जब हम घुमाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो यहाँ पे ये फिर इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करता है, जिसको एक्साइटेशन वोल्टेज भी कहते हैं, इंड्यूस करंट भी कहते हैं, या इंड्यूस वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, और गाड़ी की जब इंजन रन कर रहा होता है गाड़ी के अंदर। तो ये, और उससे पहले वाला जो वर्किंग जो पावर सोर्स था, बैटरी जिसको हमने कहा, ये केमिकल,
ये दो पावर सोर्स हैं जो गाड़ी के अंदर बाकायदा पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाते हैं। इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे गाड़ी में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सोलेनाइड बेसिकली वेल्व होते हैं, कुछ स्विचेस होते हैं, वेल्व होते हैं पर्टिकुलरली, जो रास्ता खोलते या बंद करते हैं, और उनके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। इसी तरह रिलेज के अंदर भी मैग्नेटिक कॉइल होती है। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि ये कांटेक्ट बन रहा है, और कभी इस तरफ को बन रहा है, कभी उस तरफ को बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ये वो है, रिले है, कि जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये कांटेक्ट इधर बन जाता है। यानी कि यहाँ से अगर प्लस की पावर की लाइन यहाँ पे आई हुई है, तो जब ये इधर बनेगा तो पावर की लाइन इधर थ्रू हो जाएगी, जब ये इधर बनेगा तो पावर की लाइन इधर थ्रू हो जाएगी। तो ये मैकेनिकली हम कर रहे हैं। जबकि अगर ये हाथ ना हो और यहाँ पे हम पावर दे के इसको करें, तो यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, वो करेगी क्या, जब इसमें करंट गुजरेगा इस कॉइल में से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और यहाँ पे एक लोहे की स्ट्रिप लगा दी जाती है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो मकनातीस है वो इसको खींचेगा, जब खींचेगा तो ये नीचे पुश होगी और ये कांटेक्ट इधर बनेगा। यहाँ पे आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है कि जब इस कॉइल के अंदर इसको करंट को दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इस आयरन को, या ये जो स्टील का मेटल मटेरियल हल्का सा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको अपनी तरफ खींचती है। जब खींचती है तो ये कांटेक्ट बन जाता है, और यहाँ पे जो कि ये जो लोड लगा हुआ है एक तरफ पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव साइड बेसिकली इस स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है। जब वो स्ट्रिप नेगेटिव यहाँ पे थ्रू करती है तो लोड को पावर प्लस और माइनस दोनों मिल जाते हैं, और ये लोड चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो बेसिकली जब ये वापस इसको करंट हम खत्म करते हैं तो ये स्प्रिंगीनेस की वजह से ये वाला लीवर ऊपर उठता है। यहाँ पे अगर इस एनिमेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे पोलैरिटी उसकी बनती है, जब हम बैटरी को एक साइड पे रखते हैं तो वो इसको खींचता है। जब बैटरी का साइड चेंज करते हैं तो पोलैरिटी भी चेंज होती है, और जो मैग्नेट का जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो भी चेंज होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो आयरन की ये जो कोर है वो एक दफा खिंचती है, और पोल चेंज होने पे वो दोबारा उसको पुश करके वापस डालते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट के स्विचेस भी गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, और इस तरह के भी मिलते हैं जिसमें एक साइड पे खींचा जाता है मैग्नेटिस की मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह की वजह से, और वापसी के लिए वहां पे स्प्रिंगीनेस उसके अंदर होती है स्विच के अंदर, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह जो एक एक्चुअल रिले है उसको दिखाया गया है कि ये रिले, जब ये कॉइल आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग है, ये इतनी ज्यादा वाइंडिंग होती है, यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी वाइंडिंग नजर आ रही है कि कॉइल की, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको स्ट्रांग थोड़ा मैग्नेट चाहिए होता है इस तरह की लोहे की स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचने में। तो जब ये बनती है, जब करंट थ्रू किया जाता है तो ये बन के इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये लीवर का फंक्शन होता है जो इसको पुश करता है, और यहाँ पे फिर ये स्विच बनता और टूटता है। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन भाई? नो सर। बकाया वो एक लाइट, जो हम सर लाइट की मदद से हम बिजली पैदा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसमें एक अच्छी मिसाल आ जाती है सोलर सिस्टम की। जैसे सोलर सिस्टम से हम लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल थी। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल वो काफी अच्छी एग्जांपल है। और यहाँ पे हम चूंकि उसको रिलेट कर रहे हैं गाड़ी के साथ, और गाड़ी में भी सोलर सिस्टम वैसे तो आ गए हैं, तो बहरहाल बिल्कुल ठीक बात है। मेरा फोकस चूंकि टुवर्ड्स सेंसर्स की तरफ था, तो लाइट डिटेक्टिंग जो सेंसर है मॉडर्न गाड़ी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। हेडलाइट की लाइट को, आगे की लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और फिर हेडलाइट को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से जो कुछ और भी मेरे ख्याल में, मैं अब भूल रहा हूँ, एप्लीकेशन है गाड़ी के अंदर जिसमें लाइट डिटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी जी, इनमें आ जाते हैं सोचिए ऑटो डिटेक्शन। जब कार के किसी टनल में जाती है जहाँ पर लाइट नहीं है, तो ऑटो हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं उसकी, ये उसकी सेंसर्स में आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं जी। अब कुछ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ जरूरी टर्म्स, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और हाई रेजिस्टेंस। अब ओपन सर्किट क्या है कि ये जो पाथ है, जो करंट जो फ्लो करना है इस लोड से और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है, उसमें कोई ब्रेक आ जाए, टूट जाए, या स्विच उसका ओपन कर दिया जाए, तो राइट नाउ ये जो सर्किट है ये ओपन है, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और
इससे इसको हम कहते हैं कि ये सर्किट मुकम्मल नहीं है, कहीं से टूटा हुआ है, ओपन है, और इसकी वजह से करंट नहीं गुजरेगा यहाँ तक, यहाँ से आगे गुजर नहीं सकता, तो इस वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें से। भले ये पावर वाली साइड से टूट जाए, भले ग्राउंड वाली साइड से, दोनों सूरतों में आपका लोड काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहां से फ्लो करेगा ही नहीं। भले यहां से टूटे, इधर से टूटे, ये बॉडी वाला कनेक्शन टूट जाए, इस तरफ से टूट जाए, या इस टर्मिनल से हट जाए, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से कोई एलिमेंट अगर अंदरूनी तौर पे टूटा हुआ है, जिस तरह से बल्ब है, ये फिलामेंट टूट जाए, तो क्या होगा, करंट फ्लो, करंट ने जो फ्लो करना है वो इस लाइन से होते हुए, इस फिलामेंट से होते हुए फिर इधर बॉडी ग्राउंड की तरफ आना है। तो अगर ये टूटा हुआ होगा, अगर कोई लोड भी अंदर से टूटा हुआ होगा, और वो करंट का रास्ता उसने कंडक्ट करने का रास्ता खत्म किया हुआ होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट में हम कहते हैं जहां पे लोड बाईपास हो जाए और जो पॉजिटिव लाइन है वो नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसमें हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कोई नहीं रही, तो इसको बेसिकली इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इससे मुराद ये है कि सर्किट में एक पावर कनेक्टर लाइन किसी ग्राउंड लाइन से टच कर गई है, और चूंकि इनके बीच में किसी किस्म की रेजिस्टेंस या लोड नहीं होता, तो करंट अपने नॉर्मल जो इसका ये रास्ता है, अगर ये लाइन यहां से इधर आ जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसका जो नॉर्मल रास्ता है वहां पे तो लोड अवेलेबल है, लोड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो करंट हमेशा क्या करता है, अपनी लोएस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते से गुजरता है, तो वो इधर की बजाय इस शॉर्ट वाले रास्ते से गुजरेगा, और काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस जब नहीं होगी तो रेजिस्टेंस करंट को लिमिट नहीं करेगी, जब करंट को नहीं लिमिट करेगी तो करंट बढ़ती जाएगी इसमें से गुजरते हुए, और शॉर्ट काफी डेंजरस होते हैं, आग भी लग जाती है। और यहीं पे जस्ट जब बाजू का जो है ना, लोग किसी सर्किट के अंदर एक लो पावर रेटिंग का जो है ना फ्यूज लगा होता है, और वो खराब हो जाता है, तो हाई पावर रेटिंग लगा देते हैं कि जनाब ये बार बार जल रहा है, तो इस पे जो है ना 5 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है, 10 एम्पियर का लगा लेते हैं। तो वो जलने की रीजन देखनी चाहिए कि कहीं पे शॉर्टनिंग हो रही होगी, जहां से करंट ज्यादा ड्रा हो रहा है। जिस जो सर्किट जब डिजाइन किया जाता है, तो वो उस करंट के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है, और उसमें जो फ्यूज लगाया जाता है, तो ये मालूम होता है कि इस लोड ने इतना मैक्सिमम करंट ड्रा करना है, तो उससे थोड़ी सी लिवरेज लेके, अगर 4.5 है तो वो 5 कर देंगे, या 4 जो भी लोड फैक्टर, एक सेफ्टी फैक्टर रखते हैं, तो वो कर देते हैं। इसी तरह से जो तारें होती हैं वो भी करंट को गुजारने में उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। ये तार हो सकता है 5 एम्पियर को बर्दाश्त कर सकती हो, 10 एम्पियर के ऊपर ये गर्म होके जल जाए। तो इसी वजह से जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई जाती हैं 5 एम्पियर की, तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट की कैपेसिटी 5 एम्पियर से ज्यादा की नहीं है। 5 एम्पियर से जब बढ़ेगा, तो ये सर्किट जलने के खदशात मौजूद हैं। काम तो नहीं कर रहा होगा पहले ही, लेकिन ये जल भी सकता है। तो इसलिए जहां पे जिस रेटिंग का फ्यूज लगा है, वहां पे वही उसी रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए, और अगर वो बार बार जल रहा है तो उसकी रूट काज पे जाना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए कि ये क्यों जल रहा है। यकीनन उसमें एक्सेस करंट, इसका मतलब है 5 एम्पियर से ज्यादा गुजर रहा है, तो फिर ये 5 एम्पियर से ऊपर जाने पे जल रहा है। फिर शॉर्ट सर्किट के अलावा जो एक मेन चीज है जिसको हम आगे बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, कि हाई रेजिस्टेंस जब सर्किट में किसी जगह पे होती है, तो सर्किट के अंदर किसी न किसी किस्म का फॉल्ट होता है। और हम आगे एक स्टेटमेंट देंगे, वो ये होगी कि हर फॉल्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, हर फॉल्ट का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ ही है। तो हम इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पर जी जी। कि जहाँ रेजिस्टेंस होगी वहाँ पर हीट भी पैदा होती है, तो जब रेजिस्टेंस नहीं रहती सर्किट में फिर वायर क्यों गर्म होती है, फिर वहाँ हीट क्यों पैदा होती है वहाँ? तो अलबत्ता क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस दोबारा तो है ही दोबारा नहीं। बोले, दोबारा बोले, दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ रेजिस्टेंस होती है वहाँ पर फिर हीट भी पैदा होगी क्योंकि रुकावट है, तो फिर जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर वहाँ हीट क्यों पैदा होती है? जब रेजिस्टेंस होती है तो आप कह रहे हैं कि हीट पैदा होती है? नहीं। आप जब बल्ब जो आपका 100 वाट का होता है, और एक 1000 वाट का बल्ब है, या 500 वाट का बल्ब है, या 200 वाट का बल्ब है, उसके दोनों टर्मिनल्स पे आप मल्टीमीटर को खुद एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, और जो 200 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको 200 वाट वाले में रेजिस्टेंस कम मिलेगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा गुजरेगा। जब काम किसने करना है? करंट ने करना है। करंट ज्यादा आएगा तो ज्यादा काम करेगा। एक बड़ी मोटर के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो उसकी जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आपको मिलेगी वो कम मिलेगी। ठीक है जी।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्रिक्शन के हिसाब से तो बनता है, लेकिन जब आप इधर आते हैं तो इट इज द रेजिस्टेंस। और जो जब शॉर्ट होता है तो वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और फौरन आपको ये, आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि वो जो वायर है फौरन गर्म होती है, लाल होती है और जल जाती है। वो क्यों जी जल जी। जाती है? और वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट निल है। तो इट इज नॉट द केस। आई होप के बात बन गई होगी। जी सर, जी सर, थैंक चलें, यू। तो इसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह मजीद क्लैरिटी भी इसके ऊपर मिलती जाएगी। जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि हर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का हर किस्म का फॉल्ट है उसका ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ है। चलें, ये सेगमेंट हमारा पूरा हो गया और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है ओम्स लॉ से तफसीली तारुफ। और जिस तरह से मैंने पहले डिटेल में बात की थी कि हम इन छोटे छोटे टॉपिक को इसके अंदर कवर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। कोई दोस्त और तो नहीं ऐड हुआ? ओके, आई होप मैंने अटेंडेंस। तो एनी अदर क्वेश्चन, किसी के जहन में कोई दिमाग हो? जरियाब, अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा बात करें, सो दैट कि हम इस बेसिक चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें। कोई ऐसा इशू नहीं है, या कोई और दोस्त किसी के हाँ जहन में सर, हो? कोई मसला नहीं सर, क्लियर हो गया। बकाया ये इलेक्ट्रिकल साइड पर हूँ, मेरा बिल्कुल ज़ीरो टाइप ही था, अभी शुरू किया आपसे, तो कैरी ऑन नहीं, करेंगे यहाँ से। तो ये कोर्स हो ही इसीलिए रहा है, सिर्फ उनको हम लेके नहीं चल रहे, और इतनी बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट भी इसीलिए किया है कि कोई भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगी, तो कोई भी दोस्त इस लेक्चर को जब देखता है तो वो अगर बिल्कुल जीरो पे है तो वो वहां से इसको कनेक्ट करते हुए आगे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके। तो अब हम आते हैं कि ओम्स लॉ से तफसीली तारुफ का मेन हमारा सेगमेंट है, और इसमें सबसे पहले हम ओम्स लॉ से भी पहले हम बात करते हैं वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट एम्पेयर से तारुफ क्या है, और इसी के साथ हम पावर को भी हम डिस्कस करेंगे कि पावर या वॉट जो होता है उसमें क्या चीज़ है। हल्का सा ये बिल्कुल टच अप हम करेंगे, लेकिन इनको हम डिटेल में हम आगे चल के अगली स्लाइड्स में हम इनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एम्पेयर क्या है कि एम्पेयर में जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर में से गुजरने के फ्लो या बहाव को, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो किए गए लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप पे जो फिगर है, ये वायर केबल आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एम्पेयर बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनका काम ये होता है कि ये जब बहते हैं, फ्लो करते हैं, इस वायर में से आगे मूव करते हैं, तो उससे उसको हम कहते हैं कि ये करंट है। तो उसको करंट कहते हैं, और इस करंट को मापने के जो यूनिट हैं उनको बेसिकली एम्पेयर कहते हैं। तो कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, किसी भी कंडक्टर से, भले वायर है कोई भी चीज है, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं कि करंट। और इस करंट को जब हम मापते हैं कि ये कितना करंट है, इसको हम उसके यूनिट है एम्पेयर। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट, और ये करंट ही बेसिकली क्या करता है, लोड को चलाता है। सर्किट में जो ये बल्ब का जलना है, उसको कौन कौन चीज, क्या चीज जला रही है, वो ये करंट जला रहा है। कि करंट आएगा तो करंट ये चलेगा, करंट कम होगा तो बल्ब कम जलेगा या बिल्कुल नहीं जलेगा। वो लोड काम करेगा। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करंट कम आता है, किसी भी वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस आ गई है, तो जो फ्लो को जितना करंट चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो लोड वो चलता ही नहीं है। लोड को जितना करंट चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो लोड काम नहीं करता अपना, वो साकित रहता है। जबकि वोल्टेज भी मिल रही होती है, सब कुछ हमें मालूम होता है, लेकिन क्या होता है कि वो यहाँ पे टर्मिनल पे चेक करते हैं, वोल्टेज भी होते हैं, लेकिन करंट पास जो हो रहा होता है वो कम होता है, बिकॉज के पीछे कहीं पे रेजिस्टेंस ने करंट को लिमिट किया होता है। तो और फिर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हम उसको कहते हैं, जिस तरह से मैं कहता रहता, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का लफ्ज भी हम सुनते हैं। तो ये वोल्टेज बेसिकली ये वो प्रेशर है जो इस करंट, इन इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, पुश करता है। तो वोल्टेज पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को इस कंडक्टर वायर से, या जो आगे लोड की रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस है उसमें से। तो वोल्टेज एक प्रेशर की मानंद है जिसने इसको वो करना है, पुश करना है। तो वोल्टेज के बेसिकली जो मापने के यूनिट हैं वो वोल्ट ही हैं। तो जो बैटरी का इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है वो बेसिकली उसके अंदर प्रेशर होता है। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट का हम कह सकते हैं कि जी प्रेशर है इसके अंदर। तो ये प्रेशर की मानंद हम वोल्टेज को वो कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। फिर ओम,
जो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में जो चीज रुकावट डालती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस या रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्ट करना, रुकावट देना, किसी किसी काम में किसी चीज को रोकना, वो बेसिकली क्या है, रेजिस्ट या रेजिस्टेंस, इसको रुकावट को कहते हैं। और रेजिस्टेंस को जो मापने के यूनिट हैं वो है ओम। तो ओम क्या है, वो बेसिकली जो करंट के बहाव में, इधर से तो वो पुश कर रहा है कि जी जाओ भाई आगे जाओ, जो इस वायर की रेजिस्टेंस है या आगे जो लोड की रेजिस्टेंस है वो कहती है कि भाई नहीं नहीं नहीं, कम जाओ या बिल्कुल ही ना जाओ। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, वो इन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये बेसिकली एक सादा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिस्कस किया है। यहीं पे फिर इलेक्ट्रिकल पावर जिसके यूनिट वाट है उसको हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टच करेंगे यहाँ पे, फिर किसी आगे किसी लेक्चर के दौरान में इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के यूनिट को वाट कहते हैं, और वाट किसी लोड के काम करने की कैपेसिटी को जाहिर करता है। कि ये बल्ब जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि 100 वाट का है, 100 वाट का है, सॉरी 1000 वाट का है, तो ये जो वाट है ये बेसिकली पावर है। तो डिवाइसेस जब डिजाइन की जाती हैं तो उनकी पावर भी उसी के साथ डिजाइन की जाती है। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी वोल्टेज का जो लोड है उसको किसी बैटरी के साथ या किसी सर्किट के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि इस वोल्टेज के हिसाब से फिर इसमें एम्पेरेज कितनी आएगी। जब ज्यादा वोल्टेज होंगी तो फिर यकीनन आपको एम्पेयर भी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बड़ी चीज आप चला रहे हैं। जो 1000 वाट का बल्ब है वो बड़ा बल्ब है, उसकी पावर ज्यादा है। जब पावर ज्यादा है और बड़ा बल्ब है तो उसके लिए यकीनन मैंने अगर कोई लोड ज्यादा उठाना है तो मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जोर यहाँ पे फिर पीछे से या तो वोल्टेज ज्यादा हो, और वोल्टेज ज्यादा क्या करेंगे, फिर करंट जो है ना ज्यादा आएगी। तो करंट जो आएगी यहाँ पे ज्यादा, वो बेसिकली, मैं एक लफ्ज थोड़ा कंफ्यूज करके गलत कर गया हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, इट इज दी एम्परेज। तो एम्परेज जब गुजरेगा तो फिर वो क्या करेगा, इस बड़े लोड को चला पाएगा। तो इन लोड्स की पावर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन्हीं की बेसिस के ऊपर फिर सर्किट की वायर कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, फ्यूज कितना लगाया जाएगा। अगर मैं कोई स्विच लगा रहा हूं तो स्विच रिले छोटे वाली लगानी है, बड़े वाली लगानी है, जिसके कॉन्टेक्टर्स जो है ना, कि अगर बड़ा करंट को गुजरना है तो कॉन्टेक्टर भी उसी हिसाब से जो रिले के होते हैं बड़े हैवी होंगे। तो और जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चले जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर हल्के थोड़े करंट को डील करते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर जरा भारी करंट को या बड़े करंट को, ज्यादा करंट को डील करते हैं। तो फिर उनकी जब ये सर्किट का डिजाइन है उसमें ये जो लोड की जो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और इंशाल्लाह इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ सवाल? नो सर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को वाटर एनालॉजी से। जिस तरह से मैं कह रहा था कि जब आप किसी चीज की मिसाल से किसी दूसरी चीज को, डिफरेंट चीज को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं एनालॉजी। तो वाटर एनालॉजी में क्या है, ये अगर आप देखेंगे एक टैंक है, और यहाँ पे भी वही टैंक, सेम टैंक है, एक ही साइज का, और पानी के लेवल भी सेम है। तो इसमें जब हम पानी डालते हैं तो ये जो पानी है, पानी की मिकदार टैंक में प्रेशर क्रिएट करती है उसकी दीवारों के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है, इसी को बेसिकली, यही इसको आप कंसीडर करेंगे, ये पानी का जो प्रेशर है ये वोल्टेज है। और फिर ये यहाँ पे ये जो रास्ता टैपिंग ली गई है, ये पानी के बहाव का रास्ता है। टैपिंग बड़ी होगी पानी ज्यादा बहेगा। जैसे इस तरफ को देखेंगे, टैपिंग बड़ी है, ये पाइप बड़ा है, तो टैंक में से पानी ज्यादा निकलेगा, 1 सेकंड के अंदर ज्यादा पानी निकलेगा। और यहाँ पे टैपिंग छोटी है, कम है, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो 1 सेकंड में कम निकलेगा। तो ये जो बहना है पानी का, इसमें से गुजरना है, इसको हम कहते हैं करंट। और ये जो रास्ता है ये खुला है और ये तंग है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है तो पानी क्या हो रहा है, करंट क्या है, ज्यादा बह रहा है। ये रास्ता खुला है और पानी ज्यादा बह रहा है। ये रास्ता तंग है, पानी कम बह रहा है। ये रास्ता तंग होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे भी देख लें कि यहाँ पे हमने इस रास्ते को, ये रास्ता है, इसमें से पानी ज्यादा बह रहा है, और यहाँ पे हमने तंग किया है तो पानी की मिकदार यहाँ पे फिर कम जाएगी, तो करंट कम बहेगा। तो ये जो इसका रास्ते का साइज है वो बेसिकली रेजिस्टेंस है। जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस घुटेगा, वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसको हम कहेंगे कि रुकावट बढ़ गई है, यहाँ पे रुकावट ज्यादा हो गई है, ये घुटा है। ठीक है जी, रुकावट ज्यादा हो गई है, या ना ही घुटा, रुकावट कम हो गई है।
तो जहां पे रुकावट कम होगी पानी कम ज्यादा बहेगा, और जहां पे रुकावट ज्यादा होगी पानी कम बहेगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करती है, रुकावट जो है ना वो आपके करंट को कंट्रोल करती है, करंट की अमाउंट को, कि कितना करंट गुजरेगा कितना। फिर इसमें प्रेशर का भी रोल है जिसको हम मजीद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो यही चीज है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको हम इलेक्ट्रॉन्स की मद में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकल बैटरी पे एक डिस्कशन की सूरत में, कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस मैग्नेट को देखें, यहाँ पे जनरली हमें पता है कि मैग्नेट की, अगर एक लंबा मैग्नेट लेते हैं तो उसकी एक साइड पे को हम साउथ पोल कहते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं। और अगर उसी तरह का एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पे रख दें और उसमें नॉर्थ को नॉर्थ के साइड पे करें, तो क्या होगा, ये आपस में रिपेल करते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे को, आपस में इकट्ठे नहीं होना चाहते। इनको हम इकट्ठा करने के लिए ताकत लगाते हैं, तो ये पीछे की तरफ उसको रिपेल करते हैं जब सेम पोल होते हैं। और इसी तरह से जब नॉर्थ को साउथ को करते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं और ये आपस में मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे मैग्नेट नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को जब ये दोनों नेगेटिवली चार्ज इकट्ठा करेंगे, तो इसी तरह से जैसे दो सेम पोल के मैग्नेट आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और बैटरी में काफी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर दिए जाते हैं। जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उनको फोर्सफुली इकट्ठे कर दिया जाता है, तो उनका एक रिपल्शन का, कि उन्होंने धकेलना है एक दूसरे को, आपस से दूर करना है, तो वहां उससे बैटरी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि वोल्टेज। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतने बैटरी के वोल्टेज ज्यादा होंगे। 12.6 के वोल्ट का मतलब है ये 12.6 का प्रेशर जो है ना एक तरह से इस बैटरी के अंदर है। तो अब एक बैटरी में जब इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं तो इसी हिसाब से एक दूसरे को परे धकेलते हैं, जिससे बैटरी के अंदर एक तरह का प्रेशर बढ़ जाता है, और यही प्रेशर बैटरी का वोल्टेज होता है। आई होप ये क्लियर है जी। जी सर जी। तो अब जब हम इस प्रेशर भरी बैटरी के साथ एक सर्किट को जोड़ते हैं, इस फिगर की तरफ आ जाएं, यहां से इस तरफ, तो सर्किट की तरफ जोड़ते हैं और यहाँ पे सर्किट ओपन है, तो जिस तरह से एक प्रेशर वेसल के साथ आप एक पाइप कनेक्ट किया हो आपने और उसके साथ में एक वेल्व लगा हो, तो जब आप वेल्व खोलेंगे छोटे से पाइप के साथ, तो वो प्रेशर वहां पे जब जहां तक वो पाइप है वहां तक वो प्रेशर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये समझे कि ये जो प्रेशर है इसके साथ ये एक पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये जब इसको इस वायर को इसके साथ कनेक्ट किया तो वो वाल्व हमने खोल दिया, तो ये प्रेशर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए। तो ये प्रेशर जहां तक ये पाइप की लिमिट है वहां तक ये प्रेशर अवेलेबल है। तो इसी चीज से आप ये जहन में रखिए कि जब भी एक सर्किट के ओपन सर्किट के अंदर जब भी जो पावर लाइन है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया है, जनरली हम उसको पॉजिटिव को पावर लाइन कहते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे कि जी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे जाते हैं, तो ये पावर साइड है। तो फिलहाल जो हमारी अपनी जो गाड़ियों में हम कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं कि जी पॉजिटिव हमारी जो पावर लाइन है और नेगेटिव हमारी ग्राउंड है, उसको मत भूलिएगा और इस फिगर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये प्रेशर प्रेशर हमने क्या कहा था कि वोल्ट, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट इस ओपन सर्किट की वजह से यहां तक 12 वोल्ट अवेलेबल है, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि यहाँ पे बीच में लोड लगा हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस है पड़ी। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे भी यही 12 वोल्ट है। किसी बर्तन के अंदर अगर एक प्रेशर है तो वो हर जगह पे वही प्रेशर होगा, उसकी वेसल पे कहीं पे भी आप, यानी कि ये बर्तन है इसके अंदर 12 पीएसआई का प्रेशर है, तो यहां से आप चेक करेंगे 12 मिलेगा, यहां से चेक करेंगे 12 मिलेगा, यहां से चेक करेंगे 12 मिलेगा, और ये वेसल यहां तक है तो यहाँ पे भी 12 पीएसआई मिलेगा, यहाँ पे 12 पीएसआई मिलेगा। इसी तरह से जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे भी 12 मिलेगा, यहाँ पे भी 12 मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। ये जहन में रखिएगा कि ओपन सर्किट में जो लोड या रेजिस्टेंस है वो एक कंडक्टर ही होता है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस की कोई हैसियत नहीं होती। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि रेजिस्टेंस जब तक सर्किट पूरा नहीं है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो करंट के बहाव के लिए रेजिस्टेंस है। करंट बहेगा
करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस होगी, करंट बह ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस इमटेरियल है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें से करंट जब गुजर जाता होता है, यानी कि थोड़ा गुजरे कम गुजरे तो कंडक्टर ही है। तो जब सर्किट ओपन है, जब ओपन है तो करंट बह नहीं सकता, जब बह नहीं सकता तो जो लोड है या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है, उस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कंडक्टर ही है। इस वोल्टेज पोटेंशियल के लिए या इस प्रेशर के लिए वो एक रास्ता ही है कि जी यहाँ से प्रेशर वो यहाँ तक अवेलेबल दिखाएगा। तो ये ज़हन में रखिए कि अगर ओपन सर्किट होगा, और ये डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं किसी सर्किट पे जा रहा हूँ, मेरा बल्ब नहीं जल रहा या लोड नहीं जल रहा, और मैं उसके इस टर्मिनल पे देखता हूँ 12 वोल्ट आ रहे हैं और इस पे भी देखता हूँ तो 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे किसी जगह के ऊपर ये सर्किट ओपन हुआ है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 12 वोल्ट है और यहाँ पे देखता हूँ 0 है, तो इसका मतलब है इसके और इसके बीच में यहाँ पे कोई चीज ओपन है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा, ये आपने अपने जहनों में ड्रिल करनी है कि जब सर्किट ओपन है तो रेजिस्टेंस की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कंडक्टर ही है। लोड की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कंडक्टर ही के तौर पे, एक वायर के तौर पे ही ट्रीट हो रहा होता है। तो वोल्टेज उससे पहले और उसके बाद सेम मिलेगी। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। नो सर। हाँ जी, कोई और दोस्त, किसी का कोई और क्वेश्चन आ रहा हो किसी के जहन में, या सिर्फ वकास अपना जरियाब के ही नो को मैं नो समझ लूं? चलें और फिर सर आगे। और सर इसीलिए आज हम वोल्टेज ड्रॉपेज भी चेक करते हैं। आपकी एक वीडियो देखी थी आपने, पिछले टॉपिक्स में कुछ कवर भी किया था, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट जो सा करते हैं, वो इसी के मुतालिक था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप माइक बंद करें। हाँ हाँ जी, इसी की हम बेसिस, ये बेसिकली यहाँ से जब हम शुरू कर रहे हैं ना ओम्स लॉ से, हम बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग की ही प्राइमरीली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसमें साथ में ये है कि हमने उसकी बेसिस बनानी है। तो उसकी बेसिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सर्किट ओपन होगा तो रेजिस्टेंस की कोई औकात नहीं है। तो याद रहे कि बावजूद इसके कि लोड एक रेजिस्टेंस भी रखता है, पर जब तक सर्किट ओपन है ये रेजिस्टेंस कोई मान ही नहीं रखती, यानी कि ये रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में एक कंडक्टर के अलावा कुछ नहीं। जब ओपन स्विच को क्लोज कर दिया जाए, अब ये इसको मैं जब क्लोज कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब हम इसको याद याद रखिए कि यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा करंट के और उसके पर्सपेक्टिव में, वोल्टेज के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट बह रहा होगा, करंट बहेगा तो आपका जो लोड है वो काम करना शुरू कर देगा और उसमें काम होता जाएगा। ठीक है जी। और यही करंट क्या है, भाव लोड यानी इस सर्किट में बल्ब को जलाने का सबब बनता है। सो हम कह सकते हैं कि बैटरी में मौजूद जो प्रेशर यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट को क्लोज सर्किट में लोड को चलाने के लिए इस रेजिस्टेंस के बीच में से धक्का देके गुजार रहा है। और यही चीज यही चीज ओम्स लॉ है कि एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट को रेजिस्टेंस में से धकेल रहा है, कि एक क्लोज सर्किट में से ये जो वोल्टेज प्रेशर है वो करंट को इस रेजिस्टेंस में से धकेल रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। तो तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है कि वोल्टेज पुशेस एम्पेरेज थ्रू रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट को रेजिस्टेंस में से धकेलता है। यही एक साइंटिस्ट थे ओम, पता नहीं उनका पूरा नाम क्या था, उन्होंने एक ये चीज दरियाफ्त की थी कि ये इस तरह से होता है और फिर एक फार्मूला तरतीब दिया था, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ओम्स लॉ। तो जी हम आ गए ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ क्या है। वोल्टेज पुशेस एम्पेरेज थ्रू रेजिस्टेंस, एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट को रेजिस्टेंस में से धकेलता है। तो वोल्टेज क्या करता है वो, अब हम उसी गाड़ी के पर्सपेक्टिव में चलेंगे कि पॉजिटिव साइड से ये वोल्टेज क्या करता है, करंट को धकेलता है, और इस तरह से वहां पे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे, यहाँ पे अब हम
अब हम जितना भी बात करेंगे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जो फ्लो करेगा हमारे हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएंगे। ये इसको हम कन्वेंशनल जो करंट की डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। बहरहाल मजीद हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो इस सर्किट के अंदर ये बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है या कह लें लोड लगा हुआ है। तो जब ये क्लोज सर्किट है तो इसमें से ये जो वोल्टेज है ये पुश कर रहा है करंट को कि वो इस रुकावट को पार कर आगे जाए। तो ये बेसिकली ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ को जब वो मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आता है तो ये ट्राइंगल जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज, नीचे लिखा हुआ है आई। आई का मतलब होता है ये करंट या एम्पेयर की वो है यूनिट है जिसको आई से डिनोट करते हैं। सॉरी, आई करंट को बेसिकली डिनोट करता है और इसका सिंबल है, और वोल्टेज का सिंबल वी है और रेजिस्टेंस का सिंबल आर है। और करंट के जो यूनिट हैं वो एम्पेयर्स हैं, ए होता है। और रेजिस्टेंस के केस में ये ओमेगा या ओम जिसको हम कहते हैं, ओम का साइन है। वोल्टेज के केस में वी का साइन इस्तेमाल होता है और एम्पेयर के केस में, आई के केस में ए का साइन इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तो इसी से एक फार्मूला भी बनता है कि जब मैं वोल्टेज किसी सर्किट में मालूम करना चाहता हूं कि मुझे ये मालूम नहीं है और इस रेजिस्टेंस का पता है और इसमें से जो करंट गुजरता है उसका पता है, तो फिर मैं यहाँ पे इस वोल्टेज पे हाथ रखूंगा और नीचे देखूंगा कि आई मल्टीप्लाई बाय यानी कि जरब खा रहा है आर के साथ। तो अगर मुझे ये वोल्टेज मालूम नहीं है इस सर्किट के, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम है, करंट भी मालूम है, तो मैं इस बैटरी के वोल्टेज इस सर्किट के मालूम कर सकता हूं। वो किस तरह से कि इसके ऊपर हाथ रखूंगा और नीचे मुझे मिलेगा आई। तो ये लाइन बेसिकली इसका मतलब है जरब का है आर के साथ, यानी करंट को जरब दे दें, इसकी वैल्यू को ओम को जरब दे दें एम्पेयर्स के साथ, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी वोल्टेज होगी। इसी तरह से अगर मुझे ये वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज पता है और इस लोड की रेजिस्टेंस पता है, उस बल्ब की मैंने रेजिस्टेंस मालूम कर ली है, तो इस सर्किट में से कितना मैक्सिमम करंट गुजरेगा तो वो मैं मालूम कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं कि मैंने करंट मालूम करना है तो करंट पे अब मैं हाथ रखूंगा तो मुझे ये वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि मैं वोल्टेज को डिवाइड करूंगा रेजिस्टेंस के साथ तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इस सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम नहीं है सर्किट की, लेकिन मुझे करंट का भी पता है, वोल्टेज का भी पता है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस पे हाथ रखूंगा इस ट्रायंगल में और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इस वोल्टेज को इस करंट के साथ जब मैं डिवाइड कर दूंगा, तकसीम कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली इस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। तो ये ओम्स लॉ है। और इसकी आप आगे जब हम जैसे बढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। अभी तो यहाँ पे आपको मालूम हो रहा है कि यार ये तो मैथमेटिकल बात होगी, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे तो ये डायग्नोसिस के अंदर, जैसे कि मैंने इसका जो टाइटल दिया है सब हेडिंग, वो यही है कि ओम्स लॉ सर्किट डायग्नोसिस पर्सपेक्टिव में। तो ओम्स लॉ को सर्किट डायग्नोसिस पर्सपेक्टिव में हम अब देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमने कहा था कि V इज इक्वल टू, यहाँ पे जनरली जब भी ओम्स लॉ किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, कि V बराबर है करंट मल्टीप्लाई बाय जरब का है रेजिस्टेंस के। लेकिन जब डायग्नोसिस, सर्किट डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें इसको इस तरह से याद करना चाहिए कि करंट बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। ये ए या आई कह लें, ये करंट बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के, कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बराबर है करंट के। हम V इज इक्वल टू आई आर नहीं कर रहे, बल्कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे ड्रा किया या लिखा है, ये ताल्लुक बताता है कि वोल्टेज या रेजिस्टेंस बदलने से सर्किट के एम्पेरेज बदल सकते हैं। ये बहुत ध्यान में रखिएगा। मैं अगर सर्किट के वोल्टेज तब्दील करता हूं या रेजिस्टेंस तब्दील करता हूं, पहले हम बात पीछे मुसलसल किए जा रहे थे कि एम्पेयर चेंज होने से जो ना लोड पे फर्क आएगा। हाँ जी, कोई बात करना चाह रहे हैं? काइंडली आसिफ, आप माइक ऑफ करेंगे जी। जी आप माइक ऑफ करें काइंडली, मुझे फिर रिमूव करना पड़ जाएगा जी। सॉरी जी, फिर मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में अभी जो एक हमने ऑफर फ्री वाली दी है उसमें कोई दोस्त आए हैं। बहरहाल कोई इशू नहीं है, शायद उनको अंदाजा ना हो रहा हो तो कि माइक ऑफ कैसे करना है। आई होप वो कर लेते हैं तो दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वोल्टेज को चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा,
रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा। अब इनका इंपैक्ट कैसे है? रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी V ओवर R, तो जो फॉर एग्जांपल ये आगे हम एग्जांपल से देखते हैं, उसमें ज्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे जो याद रखने की बात है कि ये क्यों मैंने ये रिलेशन दिया है कि इन चीजों का इंपैक्ट एम्पेयर पे क्या आ रहा है, करंट पे क्या आ रहा है, क्योंकि करंट ने ही लोड को चलाना है। अगर करंट कम होगा तो लोड सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? नॉट सर। गुड है जी। अब इसी चीज को मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक बैटरी है, या आप कह लें वो पानी वाला टैंक कह लें। ये वो बैटरी है 6 वोल्ट की। हम ये देख रहे हैं कि वोल्ट को कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है और रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है। अभी सिर्फ इस फिगर को देखिएगा कि 6 वोल्ट की एक बैटरी है और उससे हमने टैपिंग ली हुई है, और आगे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 6 ओम की है। यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो रास्ता कम बना हुआ है, और यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है तो रास्ता खुला बना हुआ है। यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट क्या आएगा? तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करें तो 6/6, 6 डिवाइडेड बाय 6 या 6 तकसीम में 6, आपके पास 1 एम्पेयर आएगा। तो यहाँ से 1 एम्पेयर गुजर सकता है। और यहाँ से कितने एम्पेयर गुजर सकते हैं? 6 डिवाइडेड बाय 2 या 6 तकसीम में 2, तो आपके पास 3 जो है ना एम्पेयर यहाँ से निकल सकता है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है और वही 2 ओम की रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे थी, वही 6 ओम की रेजिस्टेंस इधर है। तो 12 में से जब 6 ओम में से 12 वोल्ट को हम कनेक्ट करेंगे तो जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा? वो 2 एम्पेयर के बराबर होगा, भले वोल्टेज डबल हो गई है। और यहाँ पे क्या होगा? 2 ओम में से जब 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे 2 ओम के साथ, तो करंट कितना गुजरेगा? 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर यहां से गुजरेगा। तो ये वोल्टेज बढ़ाने से, रेजिस्टेंस सेम रखी है हमने, तो आपका करंट बढ़ गया है। यहाँ पे वोल्टेज घटाने से उसी रेजिस्टेंस में जो करंट है वो कम हो गया है इसकी निस्बत, इस बैटरी की निस्बत। तो वोल्टेज को बढ़ाने से एम्पेयर बढ़ता है अगर रेजिस्टेंस बीच में सेम हो। और इसी तरह जो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, तो रेजिस्टेंस जब हम बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस जब हम बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है। ठीक है, वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो करंट ज्यादा होता है उसी सर्किट के अंदर। तो यही चीज जो मैंने अभी डिस्कस की है वो यहाँ पे लिखी हुई है, उसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर 6 डिवाइडेड बाय कि ये 6 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे है 1 एम्पेयर आया है, 6 डिवाइडेड बाय 2 ये 3 एम्पेयर आया है, और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पेयर आया है, और यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 2 ओम, तो यहाँ पे 6 एम्पेयर आया है। ठीक है जी। अब अगली चीज, अब यहां से हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स का करंट फ्लो पे असर और रेजिस्टेंस से ताल्लुक। जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, हमने 3 पीछे पढ़े हैं कि ओपन सर्किट, शॉर्ट टू ग्राउंड और हाई रेजिस्टेंस। ठीक है जी, शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है और हाई रेजिस्टेंस सर्किट है। तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि ये रास्ता खुल गया, यानी कि स्विच खुला हुआ है और यहाँ पे रास्ता नहीं है करंट बहने के लिए, तो क्या होगा? करंट बहेगा ही नहीं, करंट बिल्कुल नहीं बहेगा। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस से पहले ही, इस लोड से पहले ही इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दूं तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस कोई नहीं है। अब उसी फार्मूले में अगर आप देखें कि रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे 0 हो तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होती है? वो बराबर होती है इन्फिनिटी एम्पेयर के, यानी कि बहुत ज्यादा करंट। ये याद रखिए कि रेजिस्टेंस अगर कोई नहीं है, शॉर्ट टू ग्राउंड जब हो रहा है सर्किट, यहां से इधर आ रहा है और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो ये है कि अगर बैटरी 6 वोल्ट की है मिसाल के तौर पे, तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0, यानी कोई भी वोल्ट हो, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो 0 है, किसी चीज को 0 से जब हम तकसीम करते हैं तो उसका जवाब होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब है लामुतनाही, बहुत ज्यादा। तो जो करंट बहेगा इस सर्किट के अंदर से वो बहुत ज्यादा होगा। तो शॉर्ट टू ग्राउंड में वो इसी वजह से वो वायर गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। और इवन बैटरी बात केसेस में कि अगर वो करंट वायर टूटती नहीं है, गर्म होके जल जल के कटती नहीं है, तो क्या होता है? मोटी वायर होती है तो इवन बैटरी तक एक्सप्लोड कर जाती है, फट जाती है। तो क्यों? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है।
और टू मच फ्लो ऑफ करंट। हाई रेजिस्टेंस क्या होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब उसी फार्मूले को हम दोबारा देख लेते हैं। मैं इस रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम थी और यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है, वोल्टेज वही है। तो 2 ओम वाली रेजिस्टेंस से 3 एम्पियर जा रहे थे, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ी है तो 1 एम्पियर जा रहा है। तो सर्किट में किसी भी जगह के ऊपर रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो करंट की मिकदार कम होगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इन सारी जगहों पे, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस 0 हो गई थी शॉर्ट टू ग्राउंड में। जब शॉर्ट सर्किट हुआ है रेजिस्टेंस क्या होगी सर्किट की, 0। जब ओपन सर्किट था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन है, तो इसका मतलब है करंट बह नहीं सकता। यहाँ पे इसका मतलब है लामुतनाही रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। ओपन सर्किट को बेसिकली कहते हैं इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मल्टीमीटर तक नहीं दिखा सकता, जिसकी वजह से वो कहता है कि ओपन सर्किट है। तो ये क्या है, लामुतनाही रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो, बहुत ज्यादा, बहुत ही, यानी कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। शॉर्ट टू ग्राउंड में रेजिस्टेंस कोई नहीं और करंट बहुत ही ज्यादा हो गया है, लामुतनाही हो गया है। और हाई रेजिस्टेंस जो कि इससे थोड़ी कम होती है, जिससे करंट कुछ ना कुछ फ्लो करता है, यानी कनेक्टेड है, तो वो रेजिस्टेंस जब ज्यादा है तो वो करंट को उसी हिसाब से कम कर देगी। तो ये इसी वजह से ये सारी चीजें हम कहां से हम कोरिलेट कर रहे हैं, इस फार्मूले के साथ, इसके साथ। तो ये क्या चीज है, ये ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ की ये अफादियत है। अब थंब रूल एक है कि एवरी फॉल्ट इन अ सर्किट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। के सर्किट में जो मैंने पहले बात की थी, कोई भी फॉल्ट है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस की तब्दीली सर्किट में हो गई है कहीं ना कहीं। ओपन सर्किट में क्या होता है, वायर टूटी होती है, रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाती है। शॉर्ट टू ग्राउंड में क्या हो गया है, शॉर्ट ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली आपकी रेजिस्टेंस 0 हो गई है। हाई रेजिस्टेंस में उसकी रीजंस क्या होती हैं, हाई रेजिस्टेंस वो बाज़-औक़ात जो कनेक्शन है या वायर है उसके अंदर अगर जंग आ जाता है, अगर वायर का कनेक्शन ठीक नहीं है, वायर के कनेक्शन में जंग आ गया है, तो इनसे रेजिस्टेंस बढ़ती है। और कनेक्शन लूज है, खराब है, तो उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। वायर के अंदर, जैसे कि हमने पीछे एक स्लाइड में एक तस्वीर देखी थी, ये पूरी वायर है मुकम्मल, और उसके अंदर ये जो छोटी छोटी बारीक वायरें होती हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रैंड्स, धागे। ये इस केबल के धागे कह लें, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड अगर ये सारे के सारे टूट जाएं और ये आगे सर्किट में इसी एक स्ट्रैंड के साथ कनेक्टेड हो, ये सर्किट, ये जो वायर है एक स्टैंड के साथ कनेक्टेड हो, तो एक स्टैंड, जब वायर का एक स्टैंड आ जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वायर जब मोटी होती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, पतली होती जाती है तो वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। और अगर उसमें 10-12 जो है ना स्टैंड्स हैं, धागे हैं, वो 12 में से 11 धागे टूट जाएं और इसके साथ आगे वाली वायर के साथ कनेक्टेड ना रहें, सिर्फ एक स्टैंड है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जो करंट का फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। वोल्टेज आप चेक करेंगे, आपको रेजिस्टेंस, आप जो है ना कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगी आपको, 12 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको। क्योंकि मैंने बताया था क्यों मिलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, और आगे अगर सर्किट नहीं बना हुआ था सॉरी, तब 12 वोल्ट मिलेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चीज को कर गया हूँ, दोबारा बात करते हैं कि एक स्टैंड होगा, तो जब एक स्टैंड होता है तो उस वायर की उस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाएगी तो करंट का फ्लो बहुत कम हो जाएगा, और जो आगे लोड होगा उसको रिक्वायर्ड करंट नहीं मिलेगा। ये गाड़ियों में इस तरह के मसले मसाइल, लूज कनेक्शन के, जंग आने के कनेक्शंस के अंदर, या टर्म जो ग्रिप होती है उनमें, वायर की जो टर्म, उनमें बाजू का जंग आया होता है, ग्रीनिश किस कलर का हम देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट फ्लो नहीं कर पाता, और आगे आपका लोड काम नहीं कर पाता। या जो सेंसर पीछे आउटपुट अपनी इनपुट ईसीएम को भेज रहा होता है, तो बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो ये भेज रहा होता है कि जी मेरे 5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो वोल्ट मिलते हैं वो कम मिलते हैं ईसीएम को। तो ये वो चीजें हैं, ये वो थंब रूल है कि एक सर्किट में हर फॉल्ट रेजिस्टेंस में किसी किस्म की तब्दीली की वजह से आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। और यहीं से कुछ सवालात पैदा होते हैं, वो ये है कि अब चूंकि रेजिस्टेंस में तब्दीली करंट में तब्दीली का बायस बनती है,
और यही चीज सर्किट में मुख्तलिफ फॉल्ट्स पैदा करती है। तो फिर हम सर्किट में रेजिस्टेंस टेस्टिंग पे, सिर्फ रेजिस्टेंस टेस्टिंग पे भरोसा क्यों नहीं करते? तो इसकी वजह है, जो मैं पीछे थोड़ा कंफ्यूज करने लगा था, तो मैंने जहन में सही मेकअप नहीं कर पा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया वोल्टेज वाली बात को। तो इस सवाल का जवाब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देंगे ईद के बाद, कि क्यों हम सिर्फ रेजिस्टिंग टेस्टिंग पे भरोसा नहीं करते। और अगली बात यह है कि अगर सर्किट के हर फॉल्ट का ताल्लुक रेजिस्टेंस से है और इसी की वजह से सर्किट करंट में तब्दीली आ जाने की वजह से सर्किट ठीक काम नहीं करता, तो हम करंट टेस्टिंग तो शाज ही करते हैं। इसकी क्या वजह है? हम फिर करंट टेस्टिंग को क्यों नहीं करते? अगर करंट ही बेसिकली प्राइम में करंट का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ हमने जोड़ा है और हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस टेस्टिंग, और फिर हम अगली बात यह कि फिर अगर मेन चीज करंट ही है तो फिर करंट की टेस्टिंग बहुत कम, बहुत ही शाज करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। कभी कभार ही हम सुनने में आता है, देखने में आता है कि करंट को कोई टेस्ट कर रहा है कि इस सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है। और सर्किट डायग्नोसिस में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पेयर में से किस चीज के पीछे जाना चाहिए, ये तीनों सवाल एक ही तरह के हैं। इसका जवाब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखें। यहां तक किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम इसको कल्मिनेट करते हैं यहीं पे इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? सर सब क्लियर है। चलें, थैंक यू। अच्छा, इसी में ही मैं एक चीज यहाँ पे प्लान कर रहा था, जो मेरा शुरू में डिस्कस करनी थी, मैं नहीं कर पाया। वो ये है कि हम जो मॉड्यूल 1 है, जिन लोगों ने उसको अटेंड किया है और उसको एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा। हाँ जी, जो मॉड्यूल 1 है, इंजन फंडामेंटल्स